गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपरपैराथायराइडिज्म। मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ पीटीएच की वीडियो मैंने कल अपलोड की थी, उसकी फिजियोलॉजी, उसका फंक्शन। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप वहाँ से जाके पढ़ लें, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइपरपैराथायराइडिज्म को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। और सबसे पहले तो उसका मतलब पता होना चाहिए कि हाइपरपैराथायराइडिज्म होता क्या है। सबसे पहले बात आ जाती है हाइपर। हाइपर का मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में। तो हाइपर पैराथायराइडिज्म का मतलब होगा कि पीटीएच हमारे पास एक हाई अमाउंट में बन रहा है, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है कि इसकी लोकेशन कहाँ होती है। तो जो हमारे पास नेक में, एक मिनट, नेक में हमारे पास ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड की ग्लैंड की बैक साइड पे हमारे पास क्या पड़े होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि ये पीटीएच बनता कब है, जब कैल्शियम हमारी बॉडी में कम होती है, फॉस्फोरस ज़्यादा होती है, हाइपोमैग्नीसीमिया हुआ होता है, ठीक है। तो तब हमारी बॉडी में पीटीएच बनता है। सही हो गया। अब दूसरी चीज़ के पीटीएच में जो मेन फंक्शनल सेल हैं वो कौन से हैं। पीटीएच के जो मेन फंक्शनल सेल हैं वो हमारे पास क्या है, चीफ सेल्स। जैसे हम लोगों के पास थायराइड ग्लैंड के क्या थे, फॉलिकुलर सेल्स। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना ज़रूरी है कि इसमें सेल्स होते कितने हैं। तो इसमें 4 सेल्स होते हैं, 2 लेफ़्ट पे और 2 राइट पे, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसकी बेसिक्स पे जाएंगे, लाइक इसकी जो 3 टाइप्स हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। सबसे पहले लेकिन हम बात कर लेते हैं उस पेशेंट की जिसमें हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया हुआ है। तो हमारा पीटीएच, इस पीटीएच कैसे हमारी बॉडी में कैल्शियम को मेंटेन करेगा, क्योंकि पीटीएच का काम होता है बॉडी में कैल्शियम को मेंटेन करना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ होगा, ठीक है, और फॉस्फोरस का लेवल इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ होगा क्या कि पीटीएच यहाँ पे सेंसर्स होते हैं, ठीक है। ये चीफ सेल्स में, चाहे शेफ सेल्स बना लिए, चीफ सेल्स कह लें, शेफ सेल्स कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास कैल्शियम के रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। अब पीटीएच जाएगा, पीटीएच को सिग्नल मिलेगा कि यार कैल्शियम ना बड़ी ख़राब हो रही है, कैल्शियम डाउन हो रही है, जल्दी से जाओ और कैल्शियम बनाओ। तो बॉडी कैल्शियम कैसे, पीटीएच कैल्शियम कैसे मेंटेन करेगी हमारी बॉडी में, वो करेगी पहली बात बोन के थ्रू। बोन में आपको पता है 2 फंक्शन होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोन और ऑस्टियोक्लास्ट होता है ब्रेक डाउन ऑफ बोन, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं बोन रिजॉर्प्शंस, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, सबसे पहले जो पीटीएच है वो क्या करेगा, आके ऑस्टियोब्लास्ट कराएगा, मतलब मैन्युफैक्चर इस पे वर्क करेगा, ऑस्टियोब्लास्ट पे वर्क करेगा। ऑस्टियोब्लास्ट फिर जाके रैंक लिग्नेंट एक रिसेप्टर है, ठीक है। रैंक लिग्नेंट एक रिसेप्टर है, इसके साथ बाइंड होगा। और ये रैंक लिगेंट रिसेप्टर जाके ऑस्टियोक्लास्ट के साथ बाइंड होगा और ये बोन की ब्रेकडाउन करवाएंगे। जब बोन की ब्रेकडाउन होगी तो उससे क्या होगा कि हमारी बोन में हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम होता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस बोन से ब्रेक हो जाएगी तो बोन से निकल के ब्लड में चले जाएंगे। इस तरह कैल्शियम की वैल्यू स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। ये तो बोन के थ्रू हो गया। दोबारा समझा देती हूँ। यहाँ पे इसकी शेफ सेल्स पे क्या पड़े होते हैं, रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। ये सेंस करेगा कि यार कैल्शियम बहुत कम हो रहा है, तुम जल्दी से आओ, ठीक है। पीटीएच आके ऑस्टियोब्लास्ट पे काम करेगा, बोन पे। ये दोनों रैंक लिग्नेंट रिसेप्टर्स कंबाइन होंगे, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। उसके बाद ये जाके ऑस्टियोक्लास्ट के साथ कंबाइन होगा। ये ऑस्टियोक्लास्ट के साथ जब ये रिसेप्टर कंबाइन होगा तो वो जाके बोन की ब्रेकडाउन करेगा। जब बोन की ब्रेकडाउन होगी तो उसमें से कैल्शियम और फॉस्फोरस बाहर आएगा और वो ब्लड में चला जाएगा। इस तरह बोन के थ्रू पीटीएच बॉडी में कैल्शियम का लेवल मेंटेन रखता है। फिर बात आ जाती है किडनी की, कि किडनी में कैसे है। ये मैंने नेफ्रॉन ड्रॉ कर लिया है। नेफ्रॉन के अंदर ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये डिस्टल पार्ट है, ठीक है। अब क्या होता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे कौन से सेल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सेल्स। और डिस्टल पे भी DCTC सेल होते हैं, ठीक है, सेम एज। अब क्या होगा, आपको ये पता है कि मैंने पहले भी फिजियोलॉजी में बताया था कि पीटीएच, हमारे पास जो विटामिन डी होता है ना, वो हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हमें इस पे अगर कैल्शियम पे वर्क करवाना है तो हमें उसे एक्टिव फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। एक्टिव फॉर्म
उसको हमें क्या करना होगा, एक्टिव फॉर्म में लेके आना होगा। वो कैसे लेके आएंगे, सबसे पहले कि हमारे पास जो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है ना वो 1,2 हाइड्रोक्सिलेज है, 125 हाइड्रोक्सिलेज कह लें। और ये जो हमारे पास पीटीएच का जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है उसमें एक अल्फा हाइड्रोलेस बनता है, हाइड्रोलेक्सिल अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज होता है, ठीक है। तो वो जाके हमारे पास विटामिन डी के ये विटामिन डी है ना, ये इसका 25 पार्ट पे एक तो हाइड्रोक्सिलेज लगा हुआ है, ये 1 जो है ना यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, कोई हाइड्रोक्सिलेज ग्रुप नहीं होगा, तो ये जाके यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिलेज अल्फा 1 ग्रुप अटैच करेगा, तो 125 हाइड्रोक्सिलेज बन के विटामिन डी एक्टिव होगा। ये विटामिन डी एक्टिव होगा तो वो जाके इंटेस्टाइन में, जीआईटी इंटेस्टाइन में हमारे कैल्शियम को रीअब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमारे जो पीटीएच है, डीसीटी है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम के रिसेप्टर होंगे, तो फिर कैल्शियम ऊपर रिसेप्टर होंगे या यहाँ पे रिसेप्टर कर लें, ये कैल्शियम यहाँ से बाहर ब्लड में चली जाएगी। एक ये फंक्शन हो गया, ठीक है। क्या फंक्शन हो गया, सबसे पहले क्या करेगी, विटामिन डी को एक्टिव करेगी, कैल्शियम को रिअब्जॉर्प्शन करवाएगी इंटेस्टाइन में। दूसरा, कैल्शियम को बाहर कैसे, डीसीटी पे इसका क्या काम होता है, पीसीटी पे इसका क्या काम होता है। पीसीटी पे इस पे 2 काम होते हैं। अच्छा, आपको मैंने कल भी बताया था कि पीसीटी पे क्या काम होता है कि यहाँ पे इसके सोडियम, ये मैंने यहाँ पे पीसीटी बना दिया है उसका पार्ट, कि उस पर सोडियम के चैनल्स होते हैं और फॉस्फोरस के चैनल होते हैं। पीसीटी क्या करता है, पीसीटी फॉस्फोरस को अपने अंदर रीअब्जॉर्ब नहीं होने देता, वो उसका रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से जो फॉस्फोरस हमारी अमाउंट जो हमारी ब्लड में ज़्यादा हुई हुई थी, ठीक है, वो क्या करता है, उसको ओढ़ नहीं जाने देता, और उसको जब रीअब्जॉर्ब नहीं करवाता पीसीटी तो वो यूरिन में उसको ड्रेन करवा देता है, ठीक है। ये किडनी का था, मैं दोबारा बता देती हूँ। जो हमारा पीटी एच है वो आगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे काम करेगा, सेल्स पे। उसमें हमारे पास क्या पड़ा होगा, एक अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होगा जिसने जाके विटामिन डी को एक्टिव करना है, ठीक है। विटामिन डी एक्टिव होगा, उसने कैल्शियम को पकड़ना है और इंटेस्टाइन में जाकर उसकी रीअब्जॉर्प्शन करवानी है। वहाँ पे डीसीटी का काम क्या होगा कि यहाँ पे कैल्शियम रिसेप्टर होंगे, इसके थ्रू कैल्शियम हमारी बाहर जाएगी, ठीक है, रीअब्जॉर्ब होकर। इसकी थर्ड चीज़ क्या है कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब पे काम क्या है कि इसने सोडियम और फॉस्फोरस के इस पे चैनल्स होते हैं, वो चैनल्स फॉस्फोरस के चैनल्स को ये ब्लॉक करती है, फॉस्फोरस को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देती, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉस्फोरस ऑलरेडी ब्लड में ज़्यादा होता है तो वो फिर यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से निकल जाता है और मेंटेन हो जाता है आपका, ठीक है। ये बोन और किडनी। अब हम इसकी बेसिक्स पे जाते हैं कि इसमें सेकेंडरी बेसिक 3 इसकी टाइप्स हैं, जैसे हाइपर थायराइडिज्म सिर्फ में 2 टाइप्स थी, सेकेंडरी और जिसे हम कहते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी, लेकिन हाइपर पैराथायराइडिज्म की 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। तो हम क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि हम लोगों ने टाइप्स पढ़नी थी हाइपर पैराथायराइडिज्म की, तो उसमें इसकी 3 टाइप्स आती हैं, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, हाइपर पैराथायराइडिज्म, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ लेते हैं प्राइमरी को, उसके बाद ये मैंने कुछ लैब वैल्यूज़ लिखी हैं, ये लैब वैल्यूज़ आप जब देखेंगे किसी भी आप कह सकते हो उसमें एग्ज़ाम में या कुछ और एमसीक्यूज़ में या किसी स्टेटमेंट में, या जब लैब चेकिंग कर रहे होते हैं आप, तो फिर आपको पता चल सकेगा कि कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, कौन सी टर्शियरी है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म सेकेंडरी और टर्शियरी। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी देख लेते हैं। सेम एज़ प्राइमरी का यहाँ पे मसला क्या आएगा, इसमें प्राइमरी का मसला ये है कि जो थायराइड ग्लैंड, बाकियों की तरह इसमें जो मसला है वो ग्लैंड में है, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड कर लें, इसके पीछे पैराथायराइड ग्लैंड पड़े, तो उसका मतलब है इसमें मसला कहाँ पे है, पैराथायराइड के अंदर। लाइक एडिनोमा होगा ग्लैंड में, ठीक है, हाइपरप्लेजिया हुआ होगा ग्लैंड को, या कार्सिनोमा होगा ग्लैंड के अंदर। उसके इर्द गिर्द जो किडनीज़ और ये सारा जो स्टफ़ है ना वो बिल्कुल करेक्ट होगा, सब ठीक होगा, बस किडनी भी ठीक होगी, आपका लिवर एक्सेट्रा सब। मसला आपके ग्लैंड के अंदर होगा, कोई एडिनोमा होगा, ठीक है। एग्जाम में पूछने वाला, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, तो आपने एडिनोमा करना है। एडिनोमा 100% इसकी कॉज है, हाइपरप्लेजिया 90% है, और अगर कार्सिनोमा बात करें तो वो 80% है, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइमरी। इससे रिजेंबल करके आपने सेकेंडरी पढ़ना है, ठीक है। तो सेकेंडरी पे आ जाते हैं। सेकेंडरी में मसला क्या होता है कि सेकेंडरी में मसला या तो किडनी में होता है, ग्लैंड इटसेल्फ बिल्कुल ठीक होता है, या उसके इर्द गिर्द के किसी भी ग्लैंड में मसला हो सकता है, ठीक है। जीआईटी में मसला हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मसला हो सकता है,
बाइल्ड जो हमारा गाल ब्लैडर है उसमें कोई मसला हो सकता है। मतलब मसला हमारे क्या होगा, वेट, मसला होगा हमारी इर्द गिर्द के ग्लैंड्स में, हमारे इस ग्लैंड को कोई मसला नहीं होगा, ये बिल्कुल परफेक्टली ठीक होगा। ठीक है, मैंने लिखा भी है एडिनोमा इन अदर ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम सेकेंडरी में जो आपकी बुक में सिर्फ CKD लिखी हुई है, मैंने आगे 1 2 3 और लिखवाई हैं, ये आपने अपनी बुक में नोट डाउन कर लेनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी, मॉल एब्जॉर्प्शन, बाइल डक्ट की बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग CKD पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब CKD का में पेशेंट्स को क्या होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है जिसमें पेशेंट की जो किडनी होती है ना वो फंक्शनल नहीं होती। ठीक है, अब जब एक पेशेंट, मैंने आपको पीछे बताया था कि जो PO4 होता है, इसने किडनी मतलब इसके थ्रू, किडनी के थ्रू यूरिन में जाना होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि जब हमारी किडनी ही फंक्शनल नहीं है तो PO4 का जो लेवल है वो ब्लड में बहुत ज़्यादा रहेगा। जब, अब देखिए मसला किडनी में है, ग्लैंड में कोई मसला नहीं है, यहाँ पे किडनी फंक्शनल नहीं है। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो PO4 होगा, ये तो जो PO4 होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज होता है। ये PO4 जब ब्लड में ज़्यादा होगा ये कैल्शियम के साथ अट्रैक्ट होगा और ये उसको सक कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह जो हमारी बॉडी है उसमें जो हमारे पास कैल्शियम का फ्री लेवल है वो कम हो जाएगा। फ्री कैल्शियम वो होती है जो हमारी बॉडी में काम कर रही होती है। ठीक है, और PO4 का लेवल ज़्यादा होगा, और जब कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ होगा तो PTH का लेवल तो इंक्रीज़ होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ से उसका लेवल डिक्रीज़ हो रहा होता है। ठीक है, इसी तरह विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास कैल्शियम कम होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के मतलब आप ये कह लें किसी भी पर्सन है, ठीक है, उसका जो विटामिन डी है, ठीक है, वो काम नहीं कर रहा, जो पर्सन है उसका लाइक जो एक्टिव नहीं हो रहा विटामिन डी, जब विटामिन डी किसी भी वजह से एक्टिव नहीं हो पाएगा तो क्या होगा कि अब जो विटामिन डी डिक्रीज़ हो जाएगा, ज़ाहिर बात है वो एक्टिव नहीं होगा, तो PTH हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, क्योंकि विटामिन डी की वजह से कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ हो रहा है। तो कैल्शियम का लेवल विटामिन डी की वजह से डिक्रीज़ होगा, PTH इस वजह से इंक्रीज़ हो जाएगा। माल एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास कुछ विटामिन होते हैं जिनका मैंने नेम लिखा है ADE, ये इन विटामिन्स को फैट की ज़रूरत होती है अपने आप को एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन जब एक पेशेंट को माल एब्जॉर्प्शन होगी, उसकी बॉडी में फ़ैट नहीं एब्जॉर्ब होगा, तो अगर फ़ैट नहीं एब्जॉर्ब होगा तो हमारे पास ये जो विटामिन्स है ये याद रखिएगा एग्जाम्स में आ जाते हैं, विटामिन ADE, इनको फ़ैट ज़रूरत होती है एब्जॉर्ब होने के लिए। जब हमारे पास विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फ़ैट नहीं होगा, तो कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। जब कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ होगा तो PTH का लेवल इंक्रीज़ होगा, क्योंकि उसके सेंस कर रहा है कि यार कम हो रहा है तो वो ज़्यादा बनेगा। इसी तरह बाइल जो एसिड है ये हमारे विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए बड़ा एक रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर आपकी बाइल डक्ट में स्टोन है, सही है, लाइक ये बहुत ज़रूरी होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी। ठीक है, अगर आपकी बाइल डक्ट में स्टोन है तो उसे हम कहते हैं कॉलीडो, जो ये है ना इसको कहते हैं कॉलीडोकोलिथिसिस, लाइथिसिस कह लें या लिथियोसिस कह लें, कॉलीडो, ठीक है, इसको पढ़ते हैं, सॉरी मुझे कंफ्यूज हो रही हूँ, कॉलीडोकोलिथियसिस। ठीक है, मैंने असल में कुछ वर्ड्स का मुझे इशू आ जाता है, कॉलीडोकोलिथियसिस। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम लोग कहते हैं जब आपके ना बाइल डक्ट में स्टोन होता है, तो गाल स्टोन में हमारे पास जो बाइल डक्ट है, ठीक है, उससे हमारे पास बाइल जूस नहीं जाएगा। जब हमारे पास बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा तो विटामिन डी नहीं एब्जॉर्ब होगा, विटामिन डी नहीं एब्जॉर्ब होगा तो इसकी वजह से कैल्शियम डिक्रीज़ हो जाएगा, कैल्शियम नहीं एब्जॉर्ब होगा, जिसकी वजह से फिर जो चीफ सेल्स हैं वो उसको डिटेक्ट करेंगे। जब चीफ सेल्स डिटेक्ट करेंगे कि कैल्शियम कम है तो PTH ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। सिंपल सी बात, मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी ने जाना होता है एक्टिव होके इसमें इंटेस्टाइन में कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन जब विटामिन डी ही नहीं है, ठीक है, विटामिन डी ही नहीं है जिसकी वजह से वो डिक्रीज़ हो गया, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाइल डक्ट में स्टोन है, ठीक है, हमारा गाल स्टोन जो है जिसकी वजह से बाइल डक्ट में से बाइल जूस नहीं जा पा रहा, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, वहाँ पे विटामिन डी कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा तो कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। उसी तरह फिर जो चीफ सेल्स हैं वो उसको डिटेक्ट करेंगे कि यार कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ हो गया, PTH अपना काम जल्दी से जल्दी करो, तो इस तरह वो PTH अपना काम करेगा, PTH ज़्यादा हो जाएगा और कैल्शियम और इन सब की अमाउंट डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और PO4 इंक्रीज़ रहेगा, क्योंकि किडनी का मसला है, किडनी फंक्शनल नहीं है, तो क्या होगा, PO4 ब्लड में ज़्यादा रहेगा। अब आपने टर्शरी देख लेना, आपने टर्शरी को सेकेंडरी और दोनों से डिफ्रेंशिएट करना है। जो पेशेंट होते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के, उनको टर्शरी हाइपर पैराथायराइडिज्म आता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी कहा था कि जो पेशेंट है वो CKD के होते हैं, उनको सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म आती है। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अगर कोई पेशेंट है हमारे पास CKD का, हम उसे ट्रीट नहीं करते, उसको बढ़ने देते हैं, उसका क्रॉनिक जो किडनी डिजीज़ है वो हम ट्रीट नहीं कर सकते, तो उसमें क्या होगा कि जो पेशेंट होगा
उसकी बॉडी में PO4 का लेवल बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड में जो हमारे पास कैल्शियम, जब आप देखिए PO4 का लेवल इंक्रीज़ हुआ ब्लड में क्या होगा, इसी तरह हमारे पास जो कैल्शियम का लेवल है वो इंक्रीज़ होगा हमारे पास। पहले वो ब्लड में डिक्रीज़ हुआ होगा जब PO4 ज़्यादा होगा। मैंने यहाँ पे बताया ना, PO4 ज़्यादा होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा तो वो कम हो जाएगा। यहाँ पे देखें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, PO4 का लेवल हाईली इंक्रीज है, तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ होगा। ठीक है, जब डिक्रीज़ होगा तो PTH को सिग्नल जाएगा कैल्शियम डिक्रीज़ हो रही है, तो वो जो PTH है वो बोन की एग्रीगेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक डाउन करवाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा कैल्शियम ब्लड में आएगा। तो इसकी वजह से हमारी जो बॉडी में नॉर्मल कैल्शियम जो PTH ने करनी होती थी ठीक, वो ज़्यादा हो जाएगी, कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगी, PTH ज़्यादा हो जाएगी और PO4 ज़्यादा हो जाएगी। मैंने यहाँ पे भी बताया था ये वाला पार्ट कि देखें क्या करता है, बोन रिएब्जॉर्प्शन करता है। यहाँ से हमारे पास किधर जाएगा, बोन में से कैल्शियम और PO4 निकलेगा ब्लड में। ठीक है, रैंक लिग्नेट जिसने करवाना था। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे क्या होगा, PO4 ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाएगा। मैं दोबारा टर्शरी समझाती हूँ। PO4 ज़्यादा से ज़्यादा होगा अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे, वो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम कर देगा उसको ट्रैक करके, लेकिन PTH को वो सिग्नल जाएगा। PTH जब ये एक एंड लेवल पे क्रोनिक किडनी डिजीज़ पहुंच जाती है ना, तब ये टर्शरी का मसला आता है। PTH ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, बोन पे वर्क करता रहेगा, बोन पे वर्क करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम बाहर निकालेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम होगी बॉडी में तो PTH का लेवल भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि PTH बहुत तेज़ी से काम कर रहा होगा। तो ये हो गया टर्शरी। ठीक है, तो अब आपको इसमें वैल्यूज़ देख लें। आपने ये वैल्यूज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में जो PTH है वो ज़्यादा होगा, कैल्शियम ज़्यादा होगा। ठीक है, PO4 कम क्यों होगा, क्योंकि किडनी में मसला नहीं है, मसला ग्लैंड में। सेकेंडरी में PO4 ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि किडनी का मसला है, ग्लैंड का मसला नहीं है। PO4 अट्रैक्ट करेगा कैल्शियम को, जिसकी वजह से कैल्शियम का जो लेवल है वो बॉडी में कम हो जाएगा और PTH ज़्यादा होगा। ये चीज़ें याद रखिएगा। सेकेंडरी में PTH का लेवल ज़्यादा होगा, कैल्शियम का लेवल भी ज़्यादा होगा और PO4 का लेवल भी ज़्यादा होगा। PO4 पहले कैल्शियम कम करवाएगी, फिर PTH आएगा, वो हाईली इंक्रीज़ करेगा बोन की एग्रीगेशन को, जिसकी वजह से कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा बोन से निकलेगी, वो बॉडी ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए इनके डिफरेंसेस। ठीक है, अब हम लोगों ने बात करनी है कि कॉजेज़ क्या होती हैं। इसकी बहुत ज़्यादा कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये जो PTH है, ठीक है, वो चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, वो बनेगा ही। तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसमें मैंने कॉजेज़ भी पढ़ा दी। तो कॉजेज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपलोड कर दूँगी। अभी आप लोगों ने ये पढ़ लेना है। ठीक है, इसको बुक से भी पढ़ लेना है, इतना मुश्किल नहीं है, ईजी सा है। कल मैं कॉजेज़ की वीडियो अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और इसको रीड कर लीजिएगा। गुड बाय।